हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 चैप्टर फर्स्ट डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या देखेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि हमारा जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है उसका अवशोषण कैसे होता है, इसके बारे में आज डील करना है आज के क्लास में, जो काफी बेसिक क्लास होने वाला है। तो चलिए आइए डील करते हैं इसी क्लास को। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि घर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट इस क्लास का होता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ नोट पॉइंट्स, कुछ बेसिक क्राइटेरिया। सबसे पहले इसी एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ इंट्रो लेते हैं कि क्या कहता है। बात करेंगे यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट की। क्या करेंगे स्टूडेंट? नोट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे कि जो नोट नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है। ध्यान से समझना कि यदि कोई भी, क्या यहाँ पे केस हमको अलग अलग मिलेंगे, यदि कोई भी केस हो वहां पे कोई मैटर हो, क्या स्टूडेंट कोई मैटर हो, लगता है कि कोई मेरे पास इतना छोटा सा कोई मैटर हो, ठीक, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये मेरे पास एक मैटर है। इस मैटर पे यदि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे डाला जाता है, क्या किया जाता है? डाला जाता है। डालने का मतलब यहाँ पे आपतित किया जाता है, इनसाइड की बात करता है, क्या इंसिटी की बात करता है। तो इनमें यदि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला गया, क्या किया गया? डाला गया, तो इस पे 4 केस होते हैं। 4 केस का मतलब हम यहाँ पे 4 अलग अलग टॉपिक देखेंगे, ठीक। ये क्या है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरा का पूरा है, ठीक। चलो भैया, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है स्टूडेंट? ये पूरा पूरा इस मैटर पे जाएगा। क्या करेगा? इस मैटर पे जाएगा। तो ये देखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जब किसी वस्तु, किसी मैटर, किसी पदार्थ पर या पदार्थ से होके गुजरती है तो अलग अलग घटनाओं या अलग अलग यहाँ पे कह सकते हो एक्सपेरिमेंट देखा जाता है, अलग अलग एक्टिविटी देखी जाती है। उस एक्टिविटी में क्या नंबर फर्स्ट वाले केस में क्या कहता है? नंबर फर्स्ट वाले केस में कहता है कि यदि कोई भी विकिरण, ध्यान देना, यदि कोई भी रेडिएशन जो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहां से, कि यदि कोई रेडिएशन यदि किसी मैटर पे, ध्यान देना, किसी यहां से किसी मैटर पे डाला जाता है, यदि इस मैटर के साथ साथ इस रेडिएशन की जो एनर्जी है, ई है, ठीक, वो यदि अच्छी खासी है, कैसी है? एनर्जी से लेस है, तो पदार्थ उसको क्या करता है? मैटर उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? मैटर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहले वाले केस में, यहां पे जो पहला केस था, पहला जो हमारा रेडिएशन आएगा, क्या आएगा? पहला जो हमारा रेडिएशन आएगा, मैटर यदि उनमें एनर्जी लगी हुई है, ई की अच्छी खासी मात्रा है, तो मैटर उसे क्या कर लेगा? मैटर सिंपल फॉर्म में उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? सिंपल फॉर्म में उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। ये केस होता है। अब आगे ये करता है, जैसे ही ये एब्जॉर्ब मैटर करेगा, ध्यान देना, जैसे ही मैटर इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इनमें क्या होगा? इस मैटर में इलेक्ट्रॉन का, अगला केस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का कंपन स्टार्ट होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन, इस मैटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्या होगा? एक ट्रांजिशन वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन वाइब्रेशन होता है, या फिर वो डाइपोल क्या करते हैं? डाइपोल मूवमेंट्स दिखाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इनमें एक क्या होता है? ट्रांजिशन वाइब्रेशन कंप्लीट होता है इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, ऐसे दशा में चले जाते हैं। किस दशा में? यहां पे ट्रांजिशन वाइब्रेशन की दशा में चले जाते हैं। तो जो हमारे एटम्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? जो इसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हो कि ये उत्तेजित हो जाते हैं। पहले वाले केस में ये बोला, ठीक।
एक समरी लेते हैं। पहले वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी रेडिएशन किसी भी मैटर पे पड़ेगा, यदि इस रेडिएशन में फोटॉन की अच्छी खासी एनर्जी है, क्या है, फोटॉन की अच्छी खासी एनर्जी है, तो मैटर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही मैटर एब्जॉर्ब करेगा, इस मैटर के अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, एक ट्रांसमिशन कह सकते हो, या यहाँ पे ट्रांजिशन वाइब्रेशन होता है। और जब ट्रांजिशन वाइब्रेशन कंप्लीट होता है तो जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक्साइटेड या उत्तेजित हो जाते हैं। ये केस फर्स्ट रहा। ठीक, दूसरे केस में देखते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरे केस में ये देखेंगे स्टूडेंट कि यहां पे सपोज ये वाला हमारा दूसरा केस है, ये वाला रेडिएशन। ठीक, इस रेडिएशन में क्या होगा, दूसरे केस में जरूरी नहीं है कि पदार्थ से होकर गुजरने वाले सारे के सारे रेडिएशन इसको एब्जॉर्ब करे। मतलब इन्होंने क्या किया, इस रेडिएशन ने इस पे गया, पूरा पूरा रेडिएशन इस पे अंदर रह गया, बाहर कोई नहीं निकला। दूसरे केस में क्या कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि पदार्थ यानी मैटर सारे के सारे रेडिएशंस को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब करे। कुछ रेडिएशन क्या होते हैं, परावर्तित होते हैं। मतलब इस वाले मैटर से कुछ रेडिएशन क्या करेंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, यहां से ये आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या ये रिफ्लेक्टेड लाइट के फॉर्म में, या रिफ्लेक्टेड रेडिएशन क्या करेंगे स्टूडेंट, रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। पहला केस क्या था, ये था। दूसरे केस में क्या है कि कोई भी रेडिएशन यदि किसी भी मैटर पे पड़ता है तो जरूरी नहीं है कि मैटर उसे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, वो क्या करेगा, बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, या रिफ्लेक्ट रेडिएशंस के नाम से जानते हैं। वहीं केसेस 3 की बात करेंगे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे 2 में क्या कर लेंगे, यदि कोई रेडिएशन है, क्या है, कोई रेडिएशन है, ये किसी मैटर पे पड़ा, क्या करा, मैटर पे ये पड़ गया, तो मैटर जरूरी नहीं है कि मैटर इसे एब्जॉर्ब करे, वो क्या कर दिया, आगे इसको क्या कर दिया स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट, आगे इसे रिफ्लेक्ट रेडिएशंस में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये केस मिला। नंबर 3 में क्या कहता है, नंबर 3 कहता है कि जब EMR, ध्यान देना कि ऐसे केस में, नंबर 3 वाले केस में हमारे पास जब EMR ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न अवशोषित होती है, न ही प्रकटित यानी न ही रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इस वाले केस में कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या है, EMR है। ठीक, EMR यहाँ पे 2 केस दिखाता है कि जो मैटर होता है, मैटर पहले आएगा, मैटर पे जब ये पड़ता है, क्या करता है, मैटर पे जब पड़ता है तो यहां से 2 केस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 2 केसेस हमारे कंप्लीट होते हैं। एक क्या होता है, पहले केस में वो एब्जॉर्ब दिखाता है, क्या दिखाता है, एब्जॉर्ब नहीं दिखाता, ना ही वो एब्जॉर्ब होता है, ना ही वो रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, ना ही वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, ना ही वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ध्यान देना, मैटर उसे एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे दशाओं में क्या होता है, ऐसे दशाओं में जो हमारे मैटर्स होते हैं, मैटर्स का जो एक्सिस होता है, ध्यान देना, जो मैटर हमारे जिस एक्सिस पे पाया जाएगा, इस एक्सिस पे पोलर क्या करते हैं, पोलर परिवर्तन, क्या करते हैं, इसको ध्रुवण कहते हो, क्या, मोमेंट्स दिखाते हैं। मोमेंट्स मतलब ध्रुवण परिवर्तन यहाँ पे दिखता हुआ, डायपोल मोमेंट्स दिखता है, यानी मैटर हो सकता है कि चेंज हो जाए। क्या हो, मैटर ऐसे है तो मैटर ऐसे चेंज हो सकता है। किसमें, नंबर 3 वाले केसेस में। कब होगा, जब हमारा मैटर EMR को सपोर्ट नहीं करेगा। किस फॉर्म में, अवशोषण के फॉर्म में, और यहाँ पे परिवर्तन के फॉर्म में या परिवर्तित के फॉर्म में। तो दोनों केसेस नहीं होंगे तो ऐसा दिखाएगा कि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट। तो अगला नंबर 4 की बात करते हैं कि जो मेरा 4 रेडिएशन, चौथा जो पॉइंट्स है, चौथे पॉइंट में ये देखते हैं कि कभी कभी जो रेडिएशन होते हैं, क्या होते हैं, कभी कभी जो हमारे रेडिएशंस होते हैं, इस चीज को ध्यान देना कि कभी कभी ये जो हमारे रेडिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं, अवशोषित होने के बाद, ध्यान देना, अवशोषित हो गए, रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ। नंबर 4 कर लेते हैं यहां से कि हमारा रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होगा। क्या किया, इसको
मैटर ने बड़ा आसानी तरीके से इसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको स्टूडेंट। जब एब्जॉर्ब कर लिया, इस चीज को याद रखना, जब एब्जॉर्ब हो गया तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कह सकते हो कि एटम भी कह सकते हो कि जो परमाणु होते हैं वो उद्दीपित हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेज। क्या होते हैं स्टूडेंट? ये एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं। कौन चलाता है? हमारे मैटर एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं। जब मैटर एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि मैटर जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देना, मैं सिंपल बेसिक क्राइटेरिया से एक को न्यूक्लियस के पास ले चल रहा हूं आपको, कि यदि ऐसा कोई हमारे पास ऐसी कोई दशा हो, ठीक, नाभिक का ऐसा कोई दशा हो, इस पे क्या कर रहा हो, सॉरी, इस पे मेरे पास कोई भी EMR आ रहा हो, क्या हो, EMR आ रहा हो। ऐसे EMR क्या करेगा, जो हमारे पास ये एटम्स हैं, क्या हैं, ये एटम्स हैं, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेज, यानी इस बाहर एक और कक्षक होगा, एक और सेल होगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक। बाहर क्या होगा स्टूडेंट? बाहर एक और न्यूक्लियस होगा, सॉरी, न्यूक्लियस के बाहर ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये हमारे पास 4। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है, यानी बाहर की ओर चला जाता है। जब बाहर की ओर का मतलब ये होगा कि यहां से N3 की वैल्यू यदि हो तो N3 से ये N4 में चला जाता है। कौन? हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाता है, किसका? इस सिंपल वाले एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाता है। तो वो जल्दी से, ध्यान देना, जल्दी से ऊर्जा नहीं त्यागता है, बाहर तो जाएगा बट धीरे धीरे अपनी दशाओं में आता है। क्या होता है? धीरे धीरे अपनी दशाओं में आता है। जैसे मैं यहां से तेजी से दौड़ के गया तो जरूरी नहीं कि वापस उसी मोमेंट्स में आऊंगा, हो सकता है कि हम धीरे धीरे आए। तो क्या होगा कि जितना भी एनर्जी, क्या होगा, जितना भी एनर्जी ये वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान देना, जितना एनर्जी ये वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा N4 में आने के लिए, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा N4 के लिए, ठीक। तो क्या N4 के एब्जॉर्ब कर लेगा, जब ये पुनः वापस मतलब इधर एब्जॉर्ब करेगा, और इस केसेस में यानी N4 से जब N3 के लिए इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी यानी कुछ ना कुछ वेवलेंथ का क्या करेगा, वो बाहर की ओर प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर की ओर उत्सर्जित करता है तो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। क्या होते हैं? 2 केसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या होगा, नंबर फर्स्ट, यदि धीरे धीरे अवशोषित हो रहा है। पहले आप देखेंगे, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपके घर पहले एक घड़ी होता था जो जिसपे लाइट देने के बाद काफी लंबे समय तक उसमें लाइट बरकरार रहती थी। लोग बोलते थे ये रेडियम है, क्या है, रेडियम का कोई टुकड़ा है। तो जस्ट लाइक उसी को समझना कि जब हम किसी को लाइट देते हैं इस पे, तो ये क्या करता है, पहले उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्बेशन वहां पे हो जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो धीरे धीरे, इसको दीर्घतम कहते हैं, धीरे धीरे लॉन्ग टाइम, क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम यहाँ पे एक्सप्रेशन देखे जाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ से एनर्जी बाहर की ओर निकलती है। तरंग दैर्घ्य इनका काफी धीमा होता है, ऐसा नहीं कि जोर से लाइट निकलेगा, काफी धीमे धीमे निकलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जब N4 से N3 की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस दशाओं में क्या होगा, उस दशाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति, इसको फ्लोरोसेंस के नाम जानते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस कहते हैं, प्रतिदीप्ति कहते हैं। और कुछ दशाओं में पुनः उत्सर्जन होता है। क्या होता है? पुनः उत्सर्जन काफी लंबे समय तक होता है, 2, 4, 10 दिन तक होता रहेगा। इसको स्फुरदीप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फुरदीप्ति, ठीक। तो इस चीज को आपको, इसको फास्फो क्या कहते हैं, फास्फोसेंस कहते हैं। स्फुरदीप्ति मतलब काफी लंबे 2, 4, 10 दिन तक हम एक बार लाइट यहाँ पे इंसाइट कर दिया, वो 10 दिन तक जलता रहा, तो वो स्फुरदीप्ति कहलाएगा। यानी धीरे धीरे लाइट को प्रोड्यूस करना अपने वेवलेंथ के बेसिस पे। तो 4 देखो ऐसे क्राइटेरिया होते हैं किसी भी मैटर पे EMR का पढ़ना, ठीक। अब देखेंगे केसेस यहां से स्टूडेंट कि हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास यहां दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर ये क्या कहता है, इसके बारे में यदि आपको कोई इसको कंप्लीट करना हो तो करिए, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। चलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, यानी अवशोषण
यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे इसके इंट्रो पहले लेते हैं, फिर उसके टाइप अप की बात करेंगे। देखो स्टूडेंट, जो हमारा इंट्रो होता है, यानी ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जब कोई भी लाइट क्या हो, जब कोई भी लाइट एक ऐसे स्रोत से निकल रहा हो, क्या हो, जब भी कोई लाइट, सपोज समझना कि यहां से एक ऐसा स्रोत हो, यहां से क्या कर रहा हो, कोई लाइट निकल रही हो। ध्यान समझना इस केसेस को कि ये क्या है, सिंपल फॉर्म में हमारे पास ये लाइट है, ठीक। ये लाइट बाहर की ओर निकल रही हो, एकदम ध्यान समझना। जब प्रकाश एक ऐसे स्रोत से अवशोषित, एक अवशोषक पदार्थ की ओर निकलती हो, सपोज मेरे पास क्या है, एक बड़ा सा ऐसा कोई मटेरियल है, ठीक, क्या है, एक बड़ा सा, क्या हो गया भाई, इसको चलो इसको रख देते हैं, ठीक। ये मेरे पास क्या हो, एक बड़ा सा ऐसा कोई पदार्थ हो, एक मैटर हो, ठीक। ये मेरे पास क्या है, एक मैटर है, ठीक। चलो ये मेरे पास लाइट वाली मैटर है, ये रिसोर्स सोर्सेस है, और ये मेरे पास कोई मैटर है, ठीक। ध्यान समझना, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। ऐसे केसेस हो गए। अब इसमें लाइट इधर से इधर आ रही है, ठीक। ये क्या करेगा, ये मैटर उसको एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक। से केसेस में क्या होता है, यहां से जो स्पेक्ट्रा होता है, लगातार एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आगे की ओर जाता है। क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यहाँ क्या कह देंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे सिंपल तरीके से एक कंटिन्यूअस, ध्यान देना, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहां से आगे की ओर जाता है। ये कंटिन्यूअस जो स्पेक्ट्रम होता है वो मैटर एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, मैटर एब्जॉर्ब करता है। और इस कंडीशंस में जो कुछ लाइट होती है, क्या होती है, लाइट की नॉर्मल पॉइंट्स, ध्यान देना, जो हमारे पास लाइट होती है, लाइट की कम से कम या कुछ जो कलर होती है या कुछ जो हमारे वेवलेंथ होते हैं वो लुप्त हो जाती है, कह सकते हो कि दिखाई ही नहीं देती है, वो लुप्त हो जाती है। जब ये लुप्त हो जाती है, जो ऐसे केसेस में कि कौन सा लाइट खत्म हो गया, कौन सा लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, या किस तरह का जो हमारा वेवलेंथ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका जो पूरा स्टडी है, क्या है, पूरा स्टडी है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी लाते हैं। क्या होती है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। वैसे केसेस में वो बताती है कि किस प्रकार का लाइट खत्म हुआ है, ठीक। जिस प्रकार का लाइट खत्म होता है या लुप्त होती है, जस्ट उसी प्रकार का या उसी जगह हमारे ब्लैक कलर की अलग अलग निशान, छोटे छोटे पतले पतले पट्टियां दिखाई देती हैं। क्या होती हैं, पट्टियां दिखाई देती हैं। जो अलग अलग पट्टियां दिखाई देती हैं, समझना ध्यान से, अलग अलग पट्टियां जो दिखाई देती हैं, उसी पट्टियों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जाते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। यदि इसी केसेस को देखो, यदि मेरे पास ऐसा केस हो, यहां से ढेर सारे लाइट आ रही हैं, ठीक, तो यहां से कुछ लाइट क्या हुई, बाहर की ओर निकल गई, क्या हुई, कुछ लाइट बाहर की ओर निकल गई। ये जो दोनों लाइट थी ये अंदर चली गई, बाहर आई ही नहीं, क्या हुई, बाहर आई ही नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, जिस लेमडा क्वालिटी का, क्या होगा, जिस लेमडा क्वालिटी का ये वेवलेंथ का एब्जॉर्ब मटेरियल किया होगा, उसी के स्थान पर ये क्या दिखाएगा, अलग अलग हमारे पास पट्टियां, यानी यहाँ पे बैंड हमको दिखाई देंगे। इसी बैंड को, ये कैसे होती हैं, ये ब्लैक कलर की पट्टियां होंगी। इसी ब्लैक कलर की पट्टियों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इस चीज को आपको पता हो, यदि नोट पॉइंट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं सिंपल तरीके से कि जो अवशोषण होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, अवशोषण स्पेक्ट्रम का जो क्षेत्र होता है वो अवशोषक, यानी ये जो पूरा मैटर है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका कलर कैसा है, ठीक। तो मतलब इस मैटर का जो नेचर होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा स्पेक्ट्रम किस कैटेगरी का रिप्रेजेंट कर रहा है, किस वेवलेंथ की जो लाइट होगी या फिर स्पेक्ट्रम होगा उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, या किस प्रकार के रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करेगा। आगे केसेस में हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में जो पहला टाइप से निकल के आता है वो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है, मतलब लगातार, इसको कहते हैं हिंदी में सतत, क्या कहते हैं, सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये जो सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, इस पे ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा मैटर है, क्या है स्टूडेंट,
जो हमारा इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है वो तभी बनता है जब मैटर, ध्यान देना, जब अवशोषक पदार्थ तरंग दैर्घ्य सतत अवशोषित करता हो, मतलब ये लगातार सारा का सारा मटेरियल अवशोषित कर लेता हो। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इनको सिंपल भाषा में देखते हैं स्टूडेंट, एक और फिगर लेके, उस वाले फिगर में शायद आपको क्लियर हो जाए। ठीक, अब देखो ये कह रहा है सतत वाले कंडीशंस में यदि मेरे पास ऐसा कोई मैटर है, क्या है, ऐसा कोई मैटर है, ठीक, इस वाले मैटर की बात करते हैं। ये मैटर में यदि कोई मेरा, यदि ऐसे बाहर की तरफ से कोई भी हमारा लाइट आ रहा है, क्या है, कोई भी लाइट आ रहा है, तो ये क्या हो, लगातार यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में ये सारा का सारा जो मैटर है इस सारे लाइट को अपने अंदर क्या करे, अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसे इससे बनने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कंटिन्यूअस, क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब ये ध्यान देना स्टूडेंट, जो हमारा अवशोषक होता है, क्या होता है, अवशोषक होता है यहाँ पे, तो ये जो मटेरियल है, जो हमारे पास मैटर है, ये क्या करता है, अपने पूरे रेंज को, जितना भी कंटिन्यूअस रेंज यहाँ पे प्रसारित होने वाले जो रेंज होते हैं सारे के सारे को अपनी ओर खींच के अवशोषित कर लेता है। यदि एग्जांपल पॉइंट्स की बात करें इसके, तो एग्जांपल में ये देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रेड कांच होता है, लाल ग्लास होता है, एक शायद हमारे पास तो यहाँ पे है नहीं, ठीक, यदि कोई भी लाल वस्तु है, लाल हमारे पास यदि रेड कलर का कोई ग्लास है, ध्यान समझना, यदि कोई मेरे पास रेड कलर का यदि ग्लास है, ऐसा कोई ग्लास रखा गया है, इस पे यदि लाल रंग के अतिरिक्त, ध्यान देना, यदि इस पे ढेर सारी लाइट हम डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ढेर सारी लाइट इस पे डाला जा रहा है, तो यहां से क्या करेगा, सारे के सारे लाइट एब्जॉर्ब होगा, बस एक जो रेड लाइट होगा, क्या होगा, रेड लाइट होगा, वही बाहर की ओर निकलेगा, क्या होगा, वही बाहर की ओर निकलेगा। बाकी सभी लाइट को ये मटेरियल हमारा जो होगा, रेड कांच होगा, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे एब्जॉर्बेशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं नंबर 2, लाइन एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। लाइन की बात करता है। अब ध्यान देना, जब कोई भी मैटर, ऐसे केस में कि जब कोई भी मैटर, यहां पे हमको दिखाई दे रहा है, जब कोई भी मैटर पदार्थ जो है, कोई भी मैटर है, वो वाष्प या गैस के रूप में क्या करे, वाष्प या गैस होता है। ये जो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, बट यहाँ पे क्या है, वो जो मैटर है वो गैसियस होना चाहिए या फिर वो लिक्विड होना चाहिए। ऐसी बात कर रहा है, नहीं, लिक्विड नहीं, केवल यहाँ पे गैस होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। गैस कोई भी मैटर है तो ऐसी दिशाओं में तीव्र काली रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं, क्या होती हैं, रेड कलर की, या कह सकते हो कि अलग अलग स्पेक्ट्रम के हमको क्या दिखाई देती हैं, पट्टियां दिखाई देती हैं। इन्हीं पट्टियों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लाइन, क्या कहते हैं इनको, हम इनको सिंपल तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम, क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से हम इनको बड़ा आसानी से कह सकते हो। ठीक, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम हो जाएंगे। तो ये गैस रहेगा तो ये सॉलिड रहेगा। तो तीसरे केसेस में क्या होता है स्टूडेंट, तीसरा केसेस हमको क्या मिल रहा है, तीसरे केसेस में बोल रहा है बैंड, क्या कह रहा है, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो इसमें क्या होता है, बोलता है कि जब कोई भी जो हमारा मैटर हो, क्या हो, कोई भी हमारे पास मैटर हो, चलो भैया इसको भी बना लेते हैं, यहाँ पे कोई भी मैटर हो, ये ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या करे, ऐसे स्पेक्ट्रम को तैयार करता है जो काले रंग की पट्टियां बनाती हैं, क्या बनाती हैं, ब्लैक पट्टियां बनाती हैं, मोटी मोटी। तो इन पट्टियों को ये केमिकल के जो हमारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है उसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक, तो ये क्या करती हैं, ऐसे मोटी मोटी पट्टियां बनाती हैं। तब ये पट्टियां जो होती हैं हम इन्हें क्या कहते हैं, बैंड, क्या कहते हैं, बैंड। इन पट्टियों को हम बैंड कहते हैं। और इससे बनने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं, क्या होते हैं, इनसे बनने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं हम उन्हें बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक, ऐसा केस होता है। बस इसके एग्जांपल के लिए क्या करना होगा, इसके एग्जांपल के लिए हम क्या करें स्टूडेंट, सिंपल भाषा में, ये लिक्विड के लिए खासकर होता है। ठीक, इसके लिए ये लिक्विड के लिए होता है। इसमें क्या करें, KMnO4, क्या है, KMnO4,
यहां से मिल जाएगा। ठीक, यदि KMnO4 का कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा स्टूडेंट है ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन की बात कर रहा है। कोई भी जलीय विलयन है तो हमको पता है कि ये कोई भी जलीय विलयन, यानी सबसे सिंपल तरीके से हम इसमें क्या घोल दें, इसमें घोल दे KMnO4। कैसा है ये, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ये इसमें घुला हुआ है। तो इस केसेस में क्या होगा, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, याद रहेगा, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन में ये 5 पट्टियां क्या करता है, 5 बैंड तैयार करता है। क्या करता है, 5 बैंड तैयार करता है। ठीक, तो आपको याद रहे कि अलग अलग जो लिक्विड्स होते हैं वो अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग बैंड को तैयार करते हैं, और इससे बनने वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं हम उन्हें, या अवशोषित होने वाले स्पेक्ट्रम होते हैं हम उन्हें बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। अब देखो स्टूडेंट, अब बात करते हैं कुछ नोटिस पॉइंट्स की आपके बेसिस के लिए। तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। अगले क्लास में ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास पूरा पूरा जो एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन थ्योरी होती है, लॉ होती है, वो क्या कहते हैं, हम लिम्बर्ट और बियर की बात करेंगे। वहां पे उनके डेरिवेशन फॉर्म भी देखेंगे, कैसे उनका फार्मूला डेरिवेट हुआ है। बट आपके BSc के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, बट मैं आपको डेरिवेशन जरूर कराऊंगा। तो मिलते हैं नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।